हमारे YouTube चैनल SSC एग्ज़ाम 22 में। तो कल का टॉपिक था इस्लाम धर्म का उदय, और आज एक नया टॉपिक के साथ अरबों का सिंध विजय। अरबों का सिंध विजय तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है, सिर्फ समझने की काम है। अगर एक बार समझ गए आप तो हमें विश्वास है कि आप कम से कम तो एग्ज़ाम तक भूलिएगा नहीं। जब जॉब लग जाए तो कौन पूछता है भूल भी गए तो आज अरबों का सिंध विजय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अरबी जगत में इस्लाम का उदय कईवीं शताब्दी में हुआ था। तो हम बता चुके हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कईवीं शताब्दी में हुआ था, तो 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म में भी बताए थे। और इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। तो अरबी जगत में इस्लाम का उदय कईवीं शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। अरबी मुसलमान में सबसे पहले किसके नेतृत्व में 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था? तो कौन सा ऐसा अरबी मुसलमान था पहले जो 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था? तो उबैदुल्लाह। कौन? उबैदुल्लाह, जो कि असफल रहा। कब किया था? 711 ईस्वी में किया था। और ये जो आक्रमण हुआ था ये असफल रहा, पूरी तरह असफल रहा। उबैदुल्लाह के बाद अरबी मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में 711 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था? जब उबैदुल्लाह को हारने के बाद एक और मुस्लिम जो 711 ईस्वी में ही आक्रमण किए थे, उनका नाम बुंदैल है। कौन? बुंदैल। और ये आक्रमण भी असफल रहा। अरबी मुसलमानों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के। ये आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किए थे? MBK, मोहम्मद बिन कासिम। MBK, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जो कि सफल आक्रमण हुआ था। श्रीलंका के राजा ने इस्लाम धर्म को कब कबूल किया था? 8वीं शताब्दी में किया था। तो इस्लाम धर्म में था कि अपने जो इस्लाम को और भी जगह और भी देश में पहुंचाना, इस्लाम धर्म को पहुंचाना। तो जब अरबी मुसलमान ने श्रीलंका को 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को कबूल करवा लिया था। कितना में? 8वीं शताब्दी में कबूल करवाया था। अरबी मुसलमानों ने सबसे पहले देवल बंदरगाह को जीता था। तो देवल बंदरगाह को जीता था। तो हम बात करते हैं देवल बंदरगाह को जीता क्यों था? क्यों? तो श्रीलंका के राजा देवल बंदरगाह से अरबी खलीफा को उपहार भेजा करता था। अब बात बहुत गौर कीजिएगा यहाँ पे कि जब श्रीलंका के राजा ने 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को कबूल किया, तो इस्लाम को खुश करने के लिए वहाँ के जो खलीफा थे, इनको खुश करने के लिए हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारे पैसे के साथ जो देवल बंदरगाह है उसी रास्ते से अरब भेजा जाता था। और उपहार में कुछ महिला लोग भी शामिल थे। तो वही देवल बंदरगाह में उस समय कुछ लुटेरे डाकुओं ने सारा धन को लूट लिया और स्त्री लोग को भी, मतलब किसी को जाने नहीं दिया। तो यही कारण था कि अरब मुसलमान ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था और उसने सबसे पहले देवल बंदरगाह को जीता था। अरबी आक्रमण के समय सिंध के शासक दाहिर था। तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। अरबी
अरबी आक्रमण के समय सिंध का राजधानी ब्रह्मनबाद हुआ करता था। ब्रह्मनबाद, उसे आरोह भी कहा जाता था, आरोह भी। तो सिंध का शासक कौन था? दाहिर। सिंध की राजधानी ब्रह्मनबाद थी, ब्रह्मनबाद को आरोह भी कहा जाता था। अरबी आक्रमण के समय सिंध में चच वंश का शासन था। कौन सा वंश के? चच वंश का शासन। तो चच वंश का शासक कौन था? दाहिर था। चच वंश का संस्थापक राजा चच थे, जो कि किसको मार के इन्होंने चच वंश का स्थापना किया था? बहुत बारीकी तरह से आप लोगों को हम बताएंगे। तो सिंध के समय, अरबी आक्रमण के समय सिंध का राजधानी ब्रह्मनबाद हुआ करता था और उसे आरोह भी कहते थे। अरबी आक्रमण के समय सिंध में चच वंश का शासन चल रहा था, जिसका संस्थापक राजा चच थे। किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में सिंध पर कब्जा किया था, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक चला था। जैसा कि हम बात अभी कर रहे थे कि चच वंश के पहले किसका शासन था, तो चच वंश के पहले हर्षवर्धन वहाँ शासन किया कर रहे थे। और यह राय वंश के शासक, कौन सा? राय वंश के। तो हर्षवर्धन कौन सी वंश के थे? राय वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में, कितना शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में सिंध पर कब्जा किया था और उनका शासन 606 से 647 ईस्वी तक चला। हर्षवर्धन ने रायवंश का राजा था। हर्षवर्धन रायवंश का राजा था। रायवंश के अंतिम राजा राय साहब द्वितीय। तो राय साहब द्वितीय को ही हत्या करके राजा चच ने चच वंश का स्थापना किया था। राय साहब द्वितीय की हत्या कौन किए थे? राजा चच ने किए थे। राजा चच राय साहब द्वितीय के मंत्री हुआ करते थे। क्या थे? मंत्री थे। तो राजा चच जो थे किनके मंत्री थे? राय साहब द्वितीय के। राय साहब द्वितीय किस वंश के थे? राय वंश के थे। तो राय साहब द्वितीय का हत्या किसने किया था? राजा चच ने किया था। और चच वंश का स्थापना कर दिए। किसने किए थे? राजा चच ने किए थे। राजा चच के बेटा का नाम चंदर था और चंदर का बेटा दाहिर था। हम बारीकी तरह से आप समझिए, चच वंश का स्थापना किसने किए थे? राजा चच ने किए थे। किससे मारे थे? राय साहब द्वितीय को मारे थे। राय साहब द्वितीय कौन से वंश के थे? राय वंश के थे। ठीक। अब राजा चच का बेटा चंदर था, चंदर का बेटा दाहिर था। तो दाहिर के समय ही मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दाहिर के शासन में भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इराक के गवर्नर हज्जाक के कहने पर, हज्जाक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण के लिए आया था, तो उन्हें कौन भेजा था? हज्जाक ने भेजा था। किसने? हज्जाक। इराक के गवर्नर हज्जाक ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ब्रह्मनबाद अभियान के, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध विजय भी हुआ था, सिंध में विजय भी मोहम्मद बिन कासिम हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध विजय के बाद उन्होंने ब्रह्मनबाद अभियान के लिए गया। सिंध का राजधानी ब्रह्मनबाद हुआ करता था। तो ब्रह्मनबाद जब अभियान के लिए गया तो वहाँ उसका बेटा था, दाहिर का बेटा था। तो दाहिर का बेटा जो, जब उसको पता चला कि मेरे पिता उस युद्ध को हार चुके हैं, तो उन्होंने डर से अपनी माँ और बहन को छोड़कर भाग गया। सोचिए कितना कैसा पुत्र था जो अपनी माँ और बहन को भी छोड़ के चला गया एक दुश्मन को हाथे। तो मोहम्मद बिन कासिम ब्रह्मनबाद अभियान के लिए अभियान में दाहिर की विधवा पत्नी लाडो देवी, ठीक, और उनकी 2 पुत्री थी, सूर्या देवी और परमल देवी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का हाथ लगा था। जब बेटा तो भाग गया तो पत्नी और पुत्री कहाँ जाती दाहिर की, तो उन्होंने ये तीनों मोहम्मद बिन कासिम को हाथ लग गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसे इराक के गवर्नर हज्जाक को सौंप दिया।
मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा किया। कब किया था? 713 ईस्वी में। कहाँ गया था? मुल्तान पर, जहाँ से बहुत सारे सोना प्राप्त हुआ था, इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी मुल्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुल्तान को। मुल्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? हम इसके बारे में इस्लाम का उदय में भी हम जिक्र किए थे कि भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। MBK ने लगाया था। किसने? MBK, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने लगाए थे। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद साहब लगाए थे। और भारत में सबसे पहले किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से किसे मुक्त रखा था? यानी जजिया कर जो था कैसा कर था, वो कल भी बताए थे, सुरक्षात्मक था जो कि। और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर ब्राह्मण, अपाहिज, विधवा, महिला और बच्चा और बेरोजगार से जजिया कर नहीं लेता था। ब्राह्मण से नहीं लेता था, अपाहिज से नहीं लेता था, विधवा महिला से नहीं लेता था, और बच्चा और बेरोजगार से नहीं लेता था। ब्राह्मण से इसलिए नहीं लेता था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के विरुद्ध जब आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम को ब्राह्मण ने सपोर्ट किया था, साथ दिया था वहाँ। तो यही कारण था कि ब्राह्मण से मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं लेता था। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक है। हम आगे दिल्ली सल्तनत में से इसके बारे में बारीकी तरह से हम आपको बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक क्या है। यहाँ सिर्फ छोटा सा जानना है कि ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक, FST। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक था? फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक जो राज्य हुआ था वह तुगलक वंश ही किए थे। तुगलक वंश किए थे सबसे ज़्यादा, 94 साल तक किए थे। 94 वर्ष तक ही तुगलक वंश का शासन रहा सबसे ज़्यादा। सिंध में दिरहम सिक्का किसने चलाया था? तो सिंध में दिरहम सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। दिरहम सिक्का का नाम था। सिंध में ऊँट की शुरुआत, जब वहाँ युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सिंध का स्थिति बहुत खराब हो गया, तो उन्होंने सिक्का चलाया, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं हो सका। तो उन्होंने अरब से ऊँट मंगवाया और ऊँट पालन की शुरुआत किया, और वहाँ खजूर की खेती का भी शुरुआत किया। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा शासक है जो ऊँट पालने की शुरुआत किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। खजूर की खेती किसने शुरुआत किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत किया था। जजिया कर धार्मिक कैसा था? धार्मिक एवं सुरक्षात्मक कर था। किस अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुआ था? तो रावर अभियान के दौरान। कौन? रावर अभियान के दौरान हुआ था। जब अरब के गवर्नर हज्जाक ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया कि इतना दिन से तुम वहाँ क्या कर रहा है, अब तुम अरब लौट जाओ। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मुझे पहले रावर अभियान यानी रावण को जीतना है, रावण को जीतना है। हमने युद्ध की शुरुआत कर दिया है, तो अब ये युद्ध खत्म होने के बाद ही हम अरब लौटेंगे। लेकिन ये बात वहाँ के जो गवर्नर थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा और रावर के जो राजा थे उनसे मिलकर मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया।
दोनों मिलकर मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया गया। और ये एक राजा था, तो अगर हम किसी के साथ हमने जब अभियान शुरू कर दिया तो बीच अभियान छोड़ना भी सही नहीं होता है। इसलिए इन्होंने बीच अभियान नहीं छोड़ने के लिए चाहा तो उन्होंने मार दिया गया। बहुत बेरहमी से मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी, किस पत्नी ने जौहर किया था? इस्लाम धर्म में यानी अरब में इस जौहर यानी आग लगाना को जौहर कहा जाता है। आग लगाना को जौहर कहा जाता है। आग लगाना को जौहर। तो मोहम्मद बिन कासिम की किस पत्नी ने जौहर की थी? तो रानबाई ने किए थे। कौन? रानबाई ने किए थे। ये क्वेश्चन VVI है, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के किस पत्नी ने जौहर किया था? तो रानबाई ने किया था। यानी जब इनको पता चल गया कि अब हमारे पति जिंदा नहीं रहे तो इन्होंने खुद आग में जल गई। क्योंकि हम कागज़, कपास, छपाई खाना, बारूद का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ध्यान रहे, कागज़, कपास, छपाई खाना, प्रिंटिंग प्रेस, बारूद का सबसे पहला आविष्कार चीन में हुआ था। और कागज़, छपाई, कपास, बारूद की सबसे पहले यूरोपवासी को किसने बताया था? मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था। यूरोपवासी को मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था। यूरोप में मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था और सबसे पहले चीन में आविष्कार हुआ था। तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस किताब से मिलती है? चचनामा से मिलती है। चचनामा। तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस किताब से मिलती है? चचनामा से मिलती है। चचनामा का उपनाम फरहनामा था। क्या था? फरहनामा। चचनामा का उपनाम फरहनामा। सॉरी, चचनामा का लेखक चचनामा का लेखक अली अहमद है। कौन? अली अहमद। चचनामा का लेखक अली अहमद है। चचनामा का उपनाम फरहनामा है। चचनामा का लेखक अली अहमद। चचनामा को अरब में अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? मियाँ सिर ने किया था। मियाँ सिर ने किया था। अरबी में अनुवाद किसने किया था? मियाँ सिर ने किया था। मियाँ सिर। मियाँ सिर ने किया था। तो चचनामा को अरबी में अनुवाद किसने किया था? मियाँ सिर ने किया था। अरबी मुसलमानों के आक्रमण के बाद सिंध के राजनीतिक में क्या परिवर्तन आया था? जब अरबी आक्रमण हुआ था सिंध पर तो हाँ परिवर्तन, जब किसी भी जगह जब युद्ध होगा तो वहाँ का स्थिति तो खराब होगा ही। तो जब वहाँ का स्थिति खराब हुआ तो हिंदू लोग पहले मांस का सेवन नहीं करते थे, ना ही मद्य निषेध यानी शराब का सेवन करते थे। लेकिन जब वहाँ राजनीतिक में परिवर्तन आया, मुस्लिम का राज आया, तो हिंदुओं ने मांस खाना शुरू कर दिया और मद्य निषेध यानी शराब पीना भी शुरू कर दिया। शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने का आदेश नहीं होता है, लेकिन शूद्रों ने मंदिर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद, तो संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद, ये 3 कारण था जो कि राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। जैसे पंचतंत्र का लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र को अरबी में अनुवाद किस नाम से किया गया? किस नाम से किया गया था? अरबी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? पंचतंत्र को कलील वादिमन। अरबी मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कैसे किया? अरबी मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कैसे किया? 3 कारण दीजिए। अगर आपसे 3 कारण पूछा BPSC लेवल में, अगर मेंस में आपसे पूछा जाए कि अरबी मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा किया था, उसका 3 कारण दीजिए, तो पहला कारण था भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं था। सिंध का जो राजा था वह अपारदर्शिक साबित हुआ, यानी जो दाहिर था वो डरपोक था और बेटा भी डरपोक था, क्योंकि भाग गया था और अपनी माता और बहन को छोड़ के, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अरब भेज दिया था
हज्जाक के पास भेज दिया था, अपने गवर्नर के पास भेज दिया था। तो बाप और बेटा दोनों डरपोक था। अरबी मुसलमानों को कुशल होना। और तीसरा कारण था कि एक गौर सी बात है कि जब वहाँ का शासक डरपोक था और तब अरब सागर के जो अरबी मुसलमानों था वो काफ़ी कुशल था, काफ़ी मजबूत था। अरबी मुसलमानों ने सिंध पर इस्लाम का प्रचार करने एवं भारत में धन लूटने के लिए किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी मुसलमान ने सिंध पर किस लिए आए थे? तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए थे। किस लिए? इस्लाम धर्म का प्रचार करने एवं भारत से धन लूटने के लिए। इनका जो सबसे बड़ा कारण था वो भारत से धन लूटना था। सबसे बड़ा क्या था? धन लूटना। और ये सिर्फ धन के लिए आए थे। उसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना शुरू किया था। लेनपुर नामक इतिहासकार ने यह बताया कि अरबी मुसलमानों का सिंध विजय मात्र ऐतिहासिक घटना बनकर रह गया। किसने बताया था? लेनपुर नामक इतिहासकार। जैसे हम बता चुके हैं अभी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब राबर अभियान शुरू किया था तो उन्हें वहाँ अरब के गवर्नर ने उन्हें मरवा दिया था। तो इसी से साबित होता है कि जब लेनपुर नामक इतिहासकार ने बताया कि मुसलमानों का सिंध विजय जो था वो एक मात्र ऐतिहासिक घटना बनकर रह गया। अरबी मुसलमान जब सिंध में अस्थायी रूप से रहने लगे तो एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था। जब अरबी मुसलमान जब सिंध में अस्थायी रूप से रहने लगे तो एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। उस साम्राज्य का नाम था क्या? करमतिया साम्राज्य। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे चैनल हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पहुंच सके। जय हिंद। हार्ड वर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। आप जितनी मेहनत करोगे सक्सेस उतना ही अच्छा मिलेगा।